और सीधे आना चाहूँगा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास ही। जो कुछ हो रहा है इसको और खासकर जो शुरुआत करें हम अलवर से, अलवर की घटना जो है, अब राजस्थान सरकार जो जहां कांग्रेस की सरकार है उसने अलवर में वहां की नगर पालिका को नोटिस भेजा है कि हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई। मंदिर 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना, एक नहीं तीन मंदिर के खिलाफ आपने बुलडोजर निकालने का, लगाने का फरमान जारी कर दिया। क्या ये कहीं जहांगीरपुरी से ध्यान भटकाने की कोई साजिश तो नहीं है, कोशिश? राजीव जी, ध्यान भटकाने की कोशिश है या नहीं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं अशोक गहलोत की सरकार को लानत भेज दूं कि वे उनके अपने राज्य में एक नगर पालिका मंदिर के खिलाफ अतिक्रमण के नाम पर कार्यवाही कर रही है। नगर पालिका के ऊपर जिला प्रशासन होता है, कलेक्टर होता है, और कलेक्टर सीधे राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह है। तो अलवर का कलेक्टर क्या कर रहा था हमें नहीं मालूम। तो ये राजस्थान सरकार की भी लापरवाही है, अलाली है कि जब देश में सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की चौतरफा कोशिशें हो रही हैं तो उनके राज्य में कोई भी नगर पालिका ऐसा काम करने जा रही है जिसके दूरगामी संदेश होंगे, इसको लेकर राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, वहां का जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच सब सोते रहे, किसी ने रपट नहीं दी। नंबर एक। दूसरी बात, ये दौर झूठ और महाझूठ की एक ऐसी फैक्ट्री के महाविस्फोट का दौर है कि इसमें सच को कहीं भी ठहरने नहीं दिया जा रहा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास सूचनाओं को फैलाने का जितना बड़ा तंत्र है वो किसी के पास नहीं है। मैं अभी ट्विटर को स्क्रॉल कर रहा था, मैंने हैशटैग अलवर डाला। राजीव जी, आप विश्वास कीजिए, 98% ट्वीट राजस्थान सरकार के खिलाफ हिंदू मुस्लिम नजरिए से कि 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। मुश्किल से 2 या 3% ट्वीट मुझे इस बात को लेकर मिले कि वो कार्यवाही राजगढ़ नगर पालिका जो जिसके अंतर्गत वो मंदिर आते हैं उसने की है। उसमें 35 में से 34 पार्षद बीजेपी के हैं। एक ट्वीट मुझे ऐसा भी मिला, राजीव जी, आपके शुरुआती इंट्रो में नहीं आया, उसको जोड़ लीजिएगा। एक कोई किरोड़ी लाल मीणा विधायक है बीजेपी के, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी की नगर पालिका की गलती है मंदिर तोड़ना। लेकिन उन्हीं ट्वीट के सिलसिले में मुझे एक इतना खूबसूरत ट्वीट मिला। किसी ने एक मीम बनाया हुआ है जिसमें लिखा है कि कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल, सामने कंप्यूटर लगे हैं, बेंच लगी हुई है और उसके नीचे बिस्तरे लगे हुए हैं, मतलब बेड लगे हुए हैं सिंगल, और उन पर कांग्रेस के सोशल मीडिया के लोग सो रहे हैं ऐसे करके। ऐसी तस्वीर है। यही आज की सच्चाई है कि जिस घटना का पूरा दोष भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका पर आना था उस पर पूरा दोष कांग्रेस की सरकार कर आ गया। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मैंने बाद में देखा कि वहां के जो सीएम के ओएसडी हैं उनके ट्वीट भी हैं मेरे पास, उन्होंने फिर इसका खुलासा किया कि ये घटना हुई है। फिर वहां के कलेक्टर ने प्रेस नोट जारी किया। तो जिस वक्त कार्रवाई हो रही थी तो जिला कलेक्टर सो रहे थे क्या? और अब भी सुबह से अब तक, कल से अब तक, आप यकीन मानिए हजारों ट्वीट हो चुके हैं कि ये हिंदुत्व पर हमला है, मंदिर पर हमला है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की तरफ से उसका काउंटर मुझे नहीं दिखाई दिया उस तरह से। एक और घटना मैं याद दिला देना चाहता हूं, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। राजस्थान में ही सालासर हनुमान मंदिर का कोई द्वार था, उसको लेकर भी ऐसा ही बवंडर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और संघ के पूरे प्रचार तंत्र ने राजस्थान सरकार के ऊपर मर दिया था, जबकि वो कार्यवाही भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की थी, जो केंद्र सरकार की इकाई है। मुश्किल राजीव जी ये है कि मैं बहुत निराशा के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस झूठ से अब आप लड़ नहीं सकते। देश को एक बार हार मान लेनी चाहिए। मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, मैं आजकल हर डिबेट में कहता हूं, बार इनको अपनी मर्जी का सब कुछ कर लेने दीजिए, इन्हें चरम तक फांसीवाद को ले जाने दीजिए। जब गुप्ता जी, शर्मा जी की गुमटियां टूट रही हैं
तब उन्हें याद आ रहा है कि हमें ये हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए था। तो एक बार सारे पंत, हिंदुस्तानी, उपाध्याय, श्रीवास्तव, सबके ऊपर बुलडोजर चल जाने दीजिए। मैं बहुत क्रूर ये आशा कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत निराश हूं इस दौर से, क्योंकि जिन्हें लड़ना चाहिए वे भी खामोश बैठे हैं। मात्र 14 किलोमीटर दूर था 24 अकबर रोड कांग्रेस का मुख्यालय जहांगीरपुरी से, एक आदमी निकल कर नहीं गया। उसके दूसरे या तीसरे दिन शायद एक दिल्ली कांग्रेस का महासचिव गया है वहां पर। तो एक लानत कांग्रेस को भी, राजस्थान की सरकार को भी। जी राजीव जी, एक तरफ अमन चैन के पैगाम का जो पैगाम भेजना चाहिए अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिल्कुल नदारद है, दूसरी तरफ कपड़े से भी वो पहचान लेते हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन क्या यहीं से मैं तार जोड़ना चाहूंगा, क्या अब हम एक नए दौर में पहुंच चुके हैं जहां आप कह भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हो जाने दो, क्या हम ये सोच लें कि अब हो जाने दें? नहीं राजीव जी, बिल्कुल सही बात है कि मैंने कहा ही था कि मैं गहन निराशा के क्षणों में ये कह रहा हूं। हमारी और आपकी कोशिश तो ये रहेगी कि हम आखिरी सांस तक इस तरह की कट्टरता और फांसीवाद के खिलाफ लड़ेंगे और भिड़ेंगे, चाहे वो किसी भी तरफ की हो, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो, चाहे हिंदू कट्टरपंथी हो। हम लोग इंसानियत की, मानवता की बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अगर कट्टरता की बात एकदम समदर्शी भाव से कही हो तो मैं उनका स्वागत करूंगा, उन्हें सैल्यूट करूंगा। यही तो मैं और आप, हम सब चाहते हैं। हम सब यही तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक दिन राष्ट्र के नाम संबोधन दें, 8 बजे आकर कहें कि आप लोग जो कुछ कर रहे हो मैं इससे सहमत नहीं हूं, मुझे कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मैंने संविधान की शपथ ली है, मैंने उस इमारत की सीढ़ी पर सिर नवाया था और अभी 2019 में फिर से संविधान की किताब को उन्होंने गीता, रामायण, कुरान सब कुछ कहकर माथा नवाया था। एक बार तो प्रधानमंत्री आकर ऐसा कह दें, क्योंकि वे अभिभावक हैं देश के, वे मुखिया हैं, उनके लिए हम सब उनके बच्चे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। और जब वे ऐसा नहीं करते, ये जो दुभांति, थोड़ा आंचलिक शब्द है, ये जो दुभांति उनके कार्य व्यवहार में, कथनी और करनी में दिखाई देती, यानी भेदभाव, वे कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं, इसके बावजूद कार्रवाई करते। मेरा तो कहना है कि दिल्ली में जिनके कपड़े आपको दिख गए तो उन पर ही कार्रवाई करके दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रहा है, उसके बावजूद कार्रवाई बेजा तरीके से जारी है। तो जिस नए दौर की आप बात कर रहे हैं, नया दौर यही है कि जिसे सत्ता में रहते हुए समदर्शी भाव से कट्टरता के खिलाफ बोलना है, कार्यवाही करनी है, वो नहीं हो रही है। यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है। मैं मेरे गुरु अचल जी की बात से सहमत हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, राजीव जी, आपको और डीबी लाइव को, कि बहुत दिनों बाद गुरु चेले को एक साथ एक फोरम पर आपने लाकर खड़ा कर दिया। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं यहां से ही। तो मैं उनकी बात से सहमत हूं कि भगवान ही मालिक है इस देश का, क्योंकि अब यह हो रहा है कि कौवा कान ले गया, यह अफवाह उड़ाने के लिए इतना बड़ा तंत्र सक्रिय है कि बाकी बच्चे लोग कहते हैं एक बार कान को हाथ लगाकर तो देख लीजिए कान है कि नहीं है, और कौवा कब ले गया। लेकिन पिछले 7-8 साल से कौवा कान ले गया और उसके पीछे, कौवे के पीछे लोग दौड़े चले जा रहे हैं और गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। मैं पीयूष जी की बात से सहमत हूं कि जिस तरह के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, उन सब से भटकाव लाने के लिए ये मुद्दे लाए जा रहे हैं। बनारस का उन्होंने जिक्र किया, बनारस में वो जो जिसको कहते हैं अक्षय वट वृक्ष, वो भी उखाड़ फेंका। किस तरह से मंदिरों के भग्नावशेष कचरे के ढेर में पड़े हुए हमने देखे, किस तरह नाले और नालियों के किनारे देखे, गंगा के किनारे जो गंदी कीचड़ थी उसमें मंदिरों के अवशेष पड़े हुए। और पंत साहब, में उत्तर प्रदेश से भी और पहले जिस गुजरात मॉडल के नाम पर माननीय मोदी जी यहां तक पहुंचे हैं, उनके 13 साल के गुजरात के कार्यकाल में कितने मंदिर, कितने पूजा घर गुजरात में तोड़े गए आम रास्तों से अतिक्रमण के नाम पर, उसकी फहरिस्त निकाल लीजिए, तब इनमें से कोई नहीं बोला। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो, किसी भी धर्म के पूजा स्थल का हो, किसी व्यापारी का हो, किसी धन्ना सेठ का हो, ताजा खबर तो यह है कि इस देश का जो मालिक है अंबानी, उसका एंटीलिया ही नियम विरुद्ध बना हुआ है मुंबई में। बताइए कौन सा बुलडोजर वहां पहुंचने वाला है? असली मालिक तो
अंबानी है ना इस देश का, बाकी सब तो उसके नाम पर बिहाफ ऑफ मिस्टर अंबानी काम कर रहे हैं। हम सब यानी सत्ता में बैठे लोग। दिल्ली में सबसे पॉश एरिया सैनिक फार्म, 60 साल से अवैध निर्माण वहां पर हैं, बड़े बड़े लोगों के हैं, सेनाधिकारियों के, कैबिनेट सेक्रेटरीज के, गिनती नहीं है किस किस के हैं, लेकिन आज तक बुलडोजर वहां नहीं पहुंचा। तो मैं सत्ता की इस दुभांति से चिंतित हूं। जब सत्ता इस तरह का भेदभाव करती है तो समाज विभाजित होने की ओर अग्रसर होता है। आप जिस अखंड आर्यावर्त की कल्पना कर रहे हैं कि 15 साल बाद बन जाएगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान सब होंगे, आपसे ये 13% मुसलमान झेल नहीं रहे, आप इतने बाकी 50 करोड़ और मुसलमानों को लेकर कैसा अखंड आर्यावर्त बना लेंगे और उसके साथ कैसे जिएंगे? तो ये परिकल्पना में जीने वाला, सपने दिखाने वाला एक विमर्श है, ताकि आप भूल जाएं कि आपके शहर में 120 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, 400 रुपए किलो का नींबू मिल रहा है, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। इसलिए झूठ के सहारे एक ऐसा विमर्श, एक ऐसा छाया युद्ध समाज में छिड़ दिया गया है जिसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता। मैं भविष्य को लेकर उतना ही चिंतित हूं जितना आदरणीय अचल जी। राजीव जी।